नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी टीवी सीरियल्स थे जिन्होंने हमारे बचपन का वक्त, जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 80s और 90s में हुआ है, उनको ये मेरी बात बहुत ठीक से समझ में आएगी कि किस चीज़ के बारे में ये एपिसोड्स हम बनाने जा रहे हैं। विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s। तो जो 80s और 90s के जो लोकप्रिय सदाबहार जो सीरियल्स हुआ करते थे, उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम इस वीडियो के द्वारा आपको शेयर करते रहेंगे। ये पूरी सीरीज़ है 6 एपिसोड्स की, जिसका पार्ट 1 ये वीडियो है। या दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s, जिसमें ढेर सारे सीरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आने वाले 6 एपिसोड्स में। हर एक एपिसोड्स में हमने सोचा है कि किसी 5 सीरियल्स के बारे में कुछ क्रिएटिव डिस्कशन करें, उनके बारे में जो कुछ डिटेल्स है वो आपको बताएं, जो बिहाइंड द सीन्स हैं, जो इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करें। तो ये हमारा एक बेसिक विषय है जिसके बारे में रुचि बहुत सबको है। जी हाँ दोस्तों, आपके 21st सेंचुरी की जो जनरेशन है, जिनका जन्म 2000 साल के बाद हुआ, उनको शायद ये बात उतनी समझ नहीं आएगी। लेकिन जो माहौल था 80s और 90s में, आज से करीब 30-40 साल पहले, वो माहौल कुछ अलग हुआ करता था। बहुत सी नई चीज़ों का आविष्कार हुआ करता था उन दिनों। और जो ज़माना था, जो टाइम था, जो समय काल था, वो तेज़ी से बदल रहा था। बहुत सारे इश्यूज़ भी थे उस ज़माने में, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ भी थी। क्रिकेट और बॉलीवुड से ज़्यादा मैं कहूँगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने चरम पर थी। बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हो रहे थे इन दोनों ही चीज़ों में। सुनील गावस्कर का एरा ख़त्म होने को आया था, सचिन तेंदुलकर का एरा शुरू होने आया था इन द लेट 80s। एग्जैक्ट ईयर अगर कहें तो 1989 से तेंदुलकर एरा शुरू हुआ, 1987 तक गावस्कर एरा ख़त्म हो चुका था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर जाना जाए तो अमिताभ बच्चन जी का जो एरा था वो कहीं ना कहीं ढलान पर चल रहा था 80s के एंड पे। और जो तीनों खान थे, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, उनके साथ साथ जो संजय दत्त, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन जैसे बहुत सारे नए हीरोज़ भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे। अनिल कपूर जो थे, ऋषि कपूर तो पहले से ही थे। तो बहुत सारे जो नए नए चेंजेस जो हुआ करते थे, वो जिनका जन्म 80s और 90s में हुआ था, उनको शायद ये चीज़ें याद रही होगी। तो दोस्तों, यही जो ज़माना था जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी चल रहे थे, सामाजिक अस्थिरता भी थी, पॉलिटिकल टेंशन्स भी थे। जो सामान्य आदमी का जो जीवन मान था वो थोड़ा स्ट्रगल से, बहुत सारा स्ट्रगल उसमें भरा पड़ा था। टेक्सटाइल्स मिल्स बंद हो चुके थे मुंबई में, तो उनका विषय भी बहुत बड़ा हो रहा था। बहुत सारी मिल्स कई जगहों पर नए बदलते जीवन चक्र के हिसाब से, नए आर्थिक गणितों के हिसाब से जो पुरानी चीज़ें थी वो बदलकर नई दिशा में चल रही थी। अपनी अर्थव्यवस्था खुली 1991 के बाद, और जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को एक खुलेआम छूट दे दी। तो ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। उसी तरह से जो चेंजेस थे वो इंडियन टीवी इंडस्ट्री में भी हो रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन टीवी इंडस्ट्री 80s के शुरुआत में कुछ अपने धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे सीरियल्स उसमें आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 80s की जो सीरियल्स थी और 80s में जो टीवी का दौर शुरू हुआ था, और जैसे जैसे लेजेंडरी सीरियल्स इस दौर में आए, हम लोग थे, बुनियाद थी, रामायण था, महाभारत था बी आर चोपड़ा जी का, फिर बेताल 25 थी, विक्रम और बेताल था, सुरभि, हम 5, देख भाई देख, श्रीमान श्रीमती, ब्योमकेश बख्शी, कितने सारे सीरियल्स। अगर ठीक से सूची भी पढ़े तो श्री कृष्णा, जी हॉरर शो, कानून, फ्लॉप शो, जय हनुमान, जबान संभाल के, सर्कस, रजनी, मालगुडी डेज, अलिफ लैला, बुनियाद, नुक्कड़, हम 5, द ग्रेट मराठा, स्वाभिमान, विक्रम बेताल, बूगी वूगी, चंद्रकांता, चाणक्य, तहकीकात, तू मैं, मूवर्स एंड शेकर्स। बहुत सारे सीरियल्स थे दोस्तों, जिन्होंने हमारा जो एंटरटेनमेंट का जो कोटा था, जो स्मॉल स्क्रीन्स, टीवी की जो स्मॉल स्क्रीन्स है, उससे उन्होंने इतना सारा योगदान हमारे लिए किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्में अपनी जगह पर थी, क्रिकेट एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर था, लेकिन जो टीवी इंडस्ट्री का हमारे मनोरंजन के कोटा में जो योगदान है
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यही हमारा इस हफ्ते का जो विषय है, विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आने वाले जो 6 एपिसोड्स है उसका ये पहला एपिसोड है, जिसमें हर एक एपिसोड में हम जानेंगे किन्हीं 5 विंटेज टीवी सीरियल्स के बारे में, उनकी बेसिक डिटेल्स और उनका जो प्रभाव था, उनके जो कुछ जाने माने तथ्य थे, उनका जो इम्पैक्ट था जनमानस के दिमागों पर, उनके बुद्धि कौशल पर जो इम्पैक्ट हुआ था, उनकी जो यादें थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ट्रिवियाज, वो सब उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उस समय जैसा हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत सारी अस्थिरताएं भी थी, बहुत सारे नए नए पल भी आ रहे थे लोगों के जीवन में, तो वहीं टीवी सीरियल्स में ये ऐसी क्रांति हो रही थी। तो दोस्तों इन्हीं टीवी सीरियल्स के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें से जो आज के जो 5 टीवी सीरियल्स है उसमें से पहला टीवी सीरियल हम जानेंगे रामायण। जी हाँ दोस्तों, रामायण 1987 टीवी सीरियल जिसे डायरेक्ट किया था रामानंद सागर जी ने। जी हाँ दोस्तों, अगर हम विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s की अगर बात करें तो रामायण से शुरुआत होनी बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। रामायण को हम भुला नहीं सकते। जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी इंडियन जो संस्कृति है, उसको अगर किसी पर्दे पर ठीक से उतारा गया हो, ठीक से जो हमारे संस्कृति है, हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो रिचुअल्स है, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ऐसे बहुत सारे जो कल्याणकारी हमारे विषय है, उस हिसाब से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आदर भाव है, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, जनमानस के लिए एक प्रेम भावना, तो वो सभी चीज़ों का जो वर्णन था, ये जो आचार विचार थे, आचरण थे, वो सब हम इन एपिक्स में देखा करते थे। इसमें जो नए नए प्रयोग आए थे, दिव्यास्त्र जो आते थे, 2 दिव्यास्त्र आकर टकराते थे, फिर उसमें से एक गायब हुआ करता था, मतलब वो योद्धा का अस्त्र निष्प्रभ हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे नई नई चीज़ें हमने रामायण के हिसाब से देखी थी। ये सीरियल एक सीरियल नहीं है, ये एक विजन था। ऐसे सीरियल्स बार बार बना नहीं करते, और बन भी गए तो भी उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा करते जितना रामायण जैसे एपिक सीरियल ने छोड़ा था इम्पैक्ट जनमानस पर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक विजन लगता है, एक ब्रॉड विजन, और जो बोलते हैं मन की उदारता, अपने आप को खोल कर सबके सामने रखना, अपनी क्रिएटिविटी, ये चीज़ें चाहिए। तो रामानंद सागर जी का विजन कुछ अलग था। एज अ फिल्म मेकर उन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में भी बनाई हमारे ऑडियंस के लिए, और उस हिसाब से उनका फॉरेन में आना जाना भी था, विदेशी कंट्रीज़ में। तो उन टूर्स के दरमियान उनको किसी विदेशी टूर पर उन्हें टेलीविज़न का जो सेट था, किसी गेस्ट के पास उन्होंने टेलीविज़न को फर्स्ट टाइम देखा, और उस पर जो सीरियल्स चल रहे थे, जिस तरह का एंटरटेनमेंट कोटा उसमें आ रहा था, और जिस हिसाब से जिस परिवार के घर वो गए थे उस दिन, और जैसा एंटरटेनमेंट वैल्यू उस टीवी सीरियल से उस परिवार को मिल रहा था, और जैसे वो एंजॉय कर रहे थे, तो वो देख के उनके दिमाग में वो आइडिया आया कि अगर इंडियन कल्चर में, इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन संस्कृति में, अगर इंडियन ऑडियंस के बीच अगर ये टीवी सेट आ जाए और उसमें अगर ऐसी क्रिएटिव सीरियल्स बनाई जाए, तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन जनमानस की जो रुचि है एंटरटेनमेंट के हिसाब से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जैसा सपोर्ट, जैसा प्रतिसाद इंडियन जनता से मिलता गया है अब तक, तो उसका कहीं ना कहीं विजन रामानंद सागर जी को था कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को इतना सारा प्रतिसाद अगर मिल सकता है, इतना सारा भरघोस रिस्पांस मिल सकता है इंडियन पब्लिक के हिसाब से, तो इंडियन टीवी भी उसमें क्रांति कर सकती है। तो ये जो विचार था वो उनके मन में चल रहा था। तो फिर अगर इंडियन टीवी अगर भारत में लॉन्च होता है सीरियल्स के माध्यम से, तो ऐसी कौन सी सीरियल्स है जो इंडियन जनमानस पर अपना जादू कायम करे। तो वैसे रामानंद सागर तो धार्मिक थे ही, ही वॉज क्वाइट कल्चरल फ्रेंडली, और उनका कल्चर के पीछे झुकाव बहुत ही बड़ा था। तो उस हिसाब से उन्होंने जाना कि हमें कुछ एपिक्स के हिसाब से इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना होगा, जो इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं हो, इससे पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं किया हो। अगर फिल्मों में भी देखा हो तो भी वो फिल्में जो होती है वो 2.5-3 घंटे तक ही होती है। व्हेन इट कम्स टू एपिक्स और एनी कल्चरल वैल्यू रिलेटेड
टॉपिक के ऊपर जो फिल्में बनती थी। लेकिन अगर मुझे टीवी सीरियल बनाना है तो उसमें ढेर सारे एपिसोड्स रहेंगे, हफ्ते दर हफ्ते वो एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे। इट कैन गो विद इन 1 to 2 years। अगर हम सैटरडे संडे की बात करें तो उतने सारे एपिसोड्स बन सकते थे। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिख रहा था रामानंद सागर जी को। इट इज़ सेम लाइक, मतलब आज के ज़माने में जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, मतलब जो लेंथ हमें फिल्में या फिर टीवी सीरियल्स नहीं दे सकती, जो फ्रीडम हमें ये माध्यम नहीं दे सकते, वो फ्रीडम और वो लेंथ हमें OTT प्लेटफॉर्म पर आज के ज़माने में मिल रहा है। तो से इट वॉज अ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया विच रामानंद सागर टुक ओवर। तो टीवी के जरिए उन्होंने सोचा कि रामायण का निर्माण किया जाए। जी हाँ दोस्तों, रामायण का निर्माण उस समय, इट वॉज द टाइम अबाउट, रामायण फर्स्ट एयर हुआ था 1987 में। उसके एग्जैक्ट डिटेल्स हम बताएंगे। 1987 to 1988 2 साल चला था। लेकिन उसका जो रिसर्च था वो बहुत पहले से चल रहा था। मेरे पहले के कुछ वीडियोस हैं, उसमें मैंने मेकिंग ऑफ महाभारत, जिसमें कास्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन से लेकर राइटिंग, नरेशन, म्यूजिक कंपोजिशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डीप वर्णन किया था। तो अगर आपने मेरे वो वीडियोस देखे हैं तो आप जानोगे कि ये जो रामायण की जो सीरियल थी, जैसे महाभारत के बारे में मैंने कहा था कि 4 वर्षों का रिसर्च हुआ था उसके ऊपर। जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, उनके ऊपर काम किया गया था। स्टोरी में कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सी स्टोरी को लेना है, कौन सी स्टोरी इररिलेवेंट है, कौन सी स्टोरी एक दूसरे को लगकर आगे बढ़ती है, ट्रैक पूरा आगे बढ़ता है, कलाकारों पर, आर्टिस्टों पर क्या मेहनत करनी है, हमें स्पेशल इफेक्ट्स में क्या दिखाना है, आर्ट डायरेक्शन कैसा होगा, संवाद कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो एक टाइम लगता है, कालावधि लगता है, उसके लिए एक रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, एक प्री प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए रामायण के लिए भी एक बहुत सारे वर्षों का रिसर्च हुआ था, उस हिसाब से कलाकार भी फाइनल किए गए थे। तो रामायण के बारे में अगर हम एग्जैक्ट डिटेल्स अगर गिनना चाहें रामायण के बारे में, तो रामायण जो है वो बेस्ड ऑन, पहला कैटेगरी है बेस्ड ऑन रामायण एंड रामचरितमानस। जी हाँ दोस्तों, रामायण की ये जो टीवी सीरियल थी, उसका जो इंस्पिरेशन था, उसका जो बेस था, वो था रामायण का। रामायण जो ग्रंथ है, हमारा एपिक है। और रामचरितमानस, जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, वो भी उसका एक बेस था। डायरेक्टर एंड राइटर ऑब्वियसली रामानंद सागर, ये उनकी क्रिएटिविटी थी, उनका विजन था, उनका इसके बारे में ढेर सारा प्रयास था जो इसको कल्चरली लोगों को इसमें जोड़ सके। जो आदर भावना की जो बात है इसमें, जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा जो आचरण है, छोटों के साथ जो हमारा लगाव और प्यार है, वो सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति में जो आती है, उसका पूरा सारा विजन रामानंद सागर जी की तरफ से ही आया था। तो अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो पूरी रामानंद सागर जी की जो फैमिली थी वो प्रोडक्शन में लगी हुई थी। उनके जो भाई थे, उनके जो बेटे थे, उन्होंने प्रोडक्शन में अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। अगर इसमें कलाकारों की अगर बात की जाए तो अरुण गोविल, जी हाँ दोस्तों, अरुण गोविल जिन्होंने श्री राम जी का एक बहुत ही मनमोहक रूप इसमें निभाया था, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। दीपिका चिखालिया जिन्होंने माँ सीता का रोल किया था, सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण जी का, श्री भगवान लक्ष्मण जी का रोल निभाया था, अरविंद त्रिवेदी जो रावण बने थे इस सीरियल में, बहुत ही प्यारा रोल किया था, प्यारा नहीं, बहुत ही करारा रोल किया था। फिर दारा सिंह, या द पॉपुलर कैरेक्टर वन ऑफ द रामायण सीरियल में, जिन्होंने हनुमान का एक बहुत ही तेजस्वी स्वरूप उन्होंने स्क्रीन पर निभाया था, दारा सिंह जी ने। तो इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नरेटेड बाय, इट इज नरेटेड बाय अशोक कुमार जी, द लेजेंडरी एक्टर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और रामानंद सागर जी ने। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर जी ने बीच बीच में उनके जो नरेशन थे वो भी फेमस थे, जो 2 प्रसंगों को एक साथ जोड़ा करते थे। सेम चीज जो हरीश भिमानी ने समय के हिसाब से महाभारत में 2 प्रसंगों को जोड़ने का काम किया था, या फिर कथा को आगे एक छोर से दूसरे छोर तक कथा को आगे बढ़ाने के लिए उस हिसाब से नरेशन किया था। तो वैसे ही नरेशन अशोक कुमार जी ने और रामानंद सागर जी ने इस सीरियल के लिए किया था। फिर इसके कंपोजर थे रविंद्र जैन। जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी वॉइस रविंद्र जैन जी के जो संगीत था इसमें, जो दोहे थे उनके, जो श्लोक उन्होंने बीच बीच में पढ़े थे इस सीरियल के दौरान, इट्स ऑल लेजेंडरी एपिक। जो संगीत है, कुछ भी कहो, जो कथा है, एक्टर्स की जो एक्टिंग है, एडिटिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन जो संगीत है किसी भी चीज़ का, वेदर इट इज़ फिल्म्स, OTT कंटेंट और टीवी सीरियल्स और एनी क्रिएटिव, उसका जो संगीत है वो
जनमानस के दिमाग में, जनमानस की स्मृति में बहुत लंबे समय तक रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कंपोज़र की जो भूमिका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी बन जाती है। फिर जो एडिटर थे वो थे सुभाष सहगल। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग बहुत ही बड़ा काम है। एडिटिंग जैसे अगर आप एपिक सीरियल्स के बारे में अगर एडिटिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100 चीज़ें देखनी पड़ती है एक ही फ्रेम में। इतने सारे टेक्निकल फीचर्स आ जाने के बाद, वो एक शॉट रेडी हो जाने के बाद उसको ठीक तरीके से एडिट करके वो पूरी सीरियल का सीक्वेंस बनाना, ये आसान काम नहीं होता। तो सुभाष सहगल जी ने बहुत ही बड़ा काम किया था उस वक्त। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स थे वो टोटल 78 एपिसोड्स थे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के जो थे वो 94 थे और जो रामायण के हैं वो है 78 एपिसोड्स। और इसका जो टीवी रिलीज है वो जनवरी 1987 से लेकर जुलाई 1988 तक इसका प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका टीआरपी तो आसमान छू रहा था। तो 70 एपिसोड्स की ये सीरियल थी रामायण, जिसके बेसिक डिटेल्स हमने आपको बताया। अब बात करेंगे उसके स्टार्स के ऊपर और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर। अरुण गोविल जी ने इसमें श्री राम जी का रोल निभाया था। ये रोल आसान नहीं था, इसके लिए एक हसतमुख जो मुखमंडल है, जो हसतमुख पर्सनालिटी है, उसकी ज़रूरत थी। राम जी मतलब योद्धा तो थे ही, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस हिसाब से उनका जो स्वभाव है, उनकी जो प्रतिमा है, जो हमने अब तब तक सिर्फ चित्रों में देखी थी या फिर पुराणों में उनका वर्णन किया गया था, स्वयं रामायण और रामचरितमानस में भी राम जी का वर्णन किया गया है। उनकी वेशभूषा से लेकर उनके चेहरे पे जो एक हल्की सी स्माइल आती थी, जो पूरे जनमानस को प्यारी लगती थी, तो वो जो वर्णन है उस हिसाब से राम जी का कैरेक्टर अरुण गोविल जी ने निभाया। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर, लवेबल। राम जी का जो अस्तित्व था वो उन्होंने पर्दे पर उतारा। और ये रोल, ये सीरियल हो जाने के बाद अब तक, ये साल चल रहा है 2023, अब तक जो भी उनके फैंस उन्हें मिलते हैं, उनके प्रेक्षक वर्ग, चाहता वर्ग जो उन्हें मिलता है, वो आज भी उनके पैर छूते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा उसका डीप इम्पैक्ट पड़ा था। सेम थिंग गोज विद दीपिका चिखालिया मैडम के हिसाब से, उन्होंने माता सीता का रोल किया था। एंड सेम पैरामीटर आर गोइंग विद माँ सीताज रोल, तो उनका भी रोल बहुत ही सराहा गया था। फिर जो सुनील लहरी थे, उन्होंने भगवान लक्ष्मण का रोल किया था। भगवान लक्ष्मण जो थे वो पर्सनैलिटी वाइज थोड़े अग्रेसिव थे। जैसे जो कामनेस, जो पेशेंस जो हमें भगवान श्री राम के रूप में हम जानते हैं, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर थोड़ा अग्रेसिव था। तो उस हिसाब से उन्होंने वो कैरेक्टर को निभाया था। फिर अरविंद त्रिवेदी जी जो थे, उन्होंने रावण का रोल निभाया था। जैसे कास्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी, रामानंद सागर रावण के कैरेक्टर को भी खोज रहे थे कि कौन ये रोल करेगा। उस वक्त अरविंद त्रिवेदी जी गुजराती प्लेज में उनका दबदबा था। तो जैसे ही उनकी मुलाकात हुई अरविंद त्रिवेदी जी के साथ, तो उनका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, उनका जो एटीट्यूड है, वो देख के कहीं ना कहीं जो 4-5 मीटिंग्स हुए उसमें रामानंद सागर जी कन्विंस्ड हुए, पूरी तरह से कन्विंस्ड हुए कि दिस इज़ वन ऑफ दी एक हटके पर्सनालिटी है जो रावण के लिए सूट हो सकती है। तो उन्होंने ऑडिशंस लिए, सब कॉस्ट्यूम्स वगैरह ट्राई करने के बाद, मूछे लगाने के बाद, इट वॉज ऑल डन, अरविंद त्रिवेदी जी विल डू रावण's रोल। तो उस हिसाब से रावण का एक बहुत ही एक सशक्त रोल अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया। फिर हनुमान के रूप में आए थे दारा सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, उनके अलावा तो कोई हम भगवान बजरंगबली जी के रोल में किसी को हम किसी को जान ही नहीं पाते, किसी को हम सोच भी नहीं पाते। इतना सशक्त रोल, इतना प्यारा रोल हनुमान जी का दारा सिंह जी ने निभाया था। और उसका इम्पैक्ट उतना था कि जो हनुमान का रोल महाभारत में भी जो था, तो वो भी दारा सिंह जी ने भी निभाया था। एक प्रसंग के लिए हनुमान का रोल उन्होंने किया था। जो ये दैवी पुरुष होते हैं, जो पौराणिक पात्र होते हैं, उनका रोल निभाना इतना आसान काम नहीं होता। वो उनकी प्रतिमा अपने अंदर उतारना, उस हिसाब से अभिनय करना, उस हिसाब से डायलॉग डिलीवरी करना, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज, अपने आचरण है, वो सारे पर्दे पर उतारना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये आसान नहीं रहता उस हिसाब से अभिनय करना। तो इन सारे अभिनेताओं ने एक अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, उससे बढ़कर अपने कैपेसिटी के बाहर जाकर ये सब रोल्स निभाए और इस मालिका को अमर कर दिया। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड विंटेज टीवी सीरियल। जो लॉकडाउन के वक्त भी रामायण की जो सीरियल लगी थी, सबने भक्ति भाव से उस सीरियल को देखकर फिर से वो पुराने ज़माने के जो थॉट्स थे, वो मेमोरीज थी, वो फिर से ताज़ा हो गई।
तो दोस्तों ये था रामायण सीरियल के ऊपर इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उसके बेसिक डिटेल्स। आगे जानते हैं हम महाभारत सीरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाभारत सीरियल। तो दोस्तों महाभारत ये विषय इतना विशाल है कि इट इज एपिक्स विद इन द एपिक। एक एपिक में बहुत सारे एपिक उभर कर आएंगे, ऐसे बहुत ही बड़ी गाथा है। जी हाँ दोस्तों, एपिक्स में जो महाभारत सेम जो वैल्यूज जो रामायण से कैरी होकर आते थे त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक, तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कल्चरल वैल्यूज है, हमारी जो आस्थाएं हैं, वो महाभारत से भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जो रामायण हमें सिखाता है हमें जीवन में क्या करना है, महाभारत हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है, और जो भगवत गीता है वो हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। तो ये सारा महत्व है रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का। तो ये जो महाकाव्य है महाभारत, इसकी भी स्टोरी समहाउ वैसे ही है। जो भी पैरामीटर्स रामायण के लिए जो लगते हैं हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे संस्कृति के हिसाब से, उसी आस्था से हम महाभारत भी देखा करते थे। अब महाभारत के बारे में हम क्या पता है, इसके ऊपर तो हमने 5 एपिसोड्स बनाए हैं। जो महाभारत सीरियल थी 1988, उसके जो प्रोडक्शन थी, उसकी डायरेक्शन थी, कास्टिंग डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन डिज़ाइन तक, राइटिंग से लेकर नरेशन तक, म्यूज़िक कंपोजिशन, उसका जो संगीत था, और अंत में हमने देखा कि जितने सारे अभिनेता थे जिन्होंने इस सीरियल में काम किया, उनका कास्टिंग कैसे हुआ, उन्होंने कैसे अपने रोल को निभाया। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमने उसमें डिटेल में बताई हुई हैं। वो जो 5 एपिसोड है, अगर आप हमारा चैनल सर्च करते हो तो उसमें महाभारत के वो एपिसोड्स आपको मिलेंगे। चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में भी हम वो उसके लिंक्स आपके लिए रख दिया करेंगे। तो महाभारत जो है वो सीरियल जो है, उसके लिए 4 वर्षों का एक रिसर्च हुआ, जिसमें जो उनकी बीआर प्रोडक्शन की जो टीम थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरियल थी 1988 की जो महाभारत सीरियल, वो बीआर प्रोडक्शन के अंडर बनी थी, और बीआर चोपड़ा इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उनके बेटे जो थे रवि चोपड़ा, इन्होंने भी इस सीरियल को डायरेक्ट किया था, वो भी इसके डायरेक्टर थे। तो बीआर चोपड़ा जी की जो टीम थी, पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर राही मासूम रजा, उनकी जो गुफी पेंटल जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, बीआर चोपड़ा टीम के ही वो एक सदस्य थे। स्वयं बीआर चोपड़ा, उनके बेटे रवि चोपड़ा, म्यूजिक डायरेक्टर राज कमल, गायक महेंद्र कपूर, नरेटर हरीश भीमानी। तो ये सारी टीम जो थी वो उसमें व्यस्त थी। उसमें जो प्री प्रोडक्शन का जो काम था, उसका रिसर्च का जो काम था, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने एक डिटेल रिसर्च किया था 4 सालों में। कलाकारों का चयन कैसा करे, वो भी उन्होंने एकदम उस हिसाब से किया था कि शुद्ध हिंदी उच्चारों का हमें अभिनेता चाहिए, जिसके जो लुक्स हैं वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से मैच करे। तो ये बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि महाभारत में आप बेसिकली एक्टिंग नहीं देखना चाहते। उस हिसाब से जो 80s के दौर में जो एक्टिंग हुआ चलती आ रही थी, जो लार्जर दैन लाइफ जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे हीरोज़ और विलन्स के, उस हिसाब से एक्टिंग नहीं चाहिए थी उस सीरियल में। उसमें चाहिए था सिर्फ 2 चीज़ें, एक शुद्ध हिंदी भाषा का उनका उच्चारण, और उस कैरेक्टर का उस पर्सनालिटी के साथ मेल खाना। मतलब जो भी कैरेक्टर वो रोल निभा रहा हो, वो पर्टिकुलर रोल निभा रहा हो, वेदर इट इज भीष्म पितामह, अर्जुन हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, तो वो जो कैरेक्टर वो रोल निभा रहा है तो वो उसमें मैच कर पाए। तो ये 2 बेसिक चीज़ें थी जिस हिसाब से कास्टिंग का चयन बीआर टीम ने किया। और गेस व्हाट, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उसमें आए, हर एक काम ने एक डिटेल में विवरण दिया है उन एपिसोड्स में। आप अगर जाके वो एपिसोड्स अगर देखें तो आपको डीपली पता चलेगा। तो उस हिसाब से सभी एक्टर्स ने उसमें एक बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया, जो इस मालिका को अमर ही कर दिया पूरी तरीके से। जो लॉकडाउन में जैसे रामायण लगा था, वैसे महाभारत भी फिर से टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पर, उसको भी उसी तरीके का रिस्पांस मिला था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इन सीरियल्स की महिमा है। इनके अगर बेसिक डिटेल्स अगर जाने जाए तो महाभारत जो सीरियल थी 1988 की, वो बेस थी महाभारत बाय व्यास मुनि का जो महाभारत था उसके ऊपर ये बेस थी। हालांकि इसके जो ग्रंथ है, इसके जो डिटेल के जो विवरण है, इसके जो ग्रंथ है, इसके जो खंड है, उसका इन्हें रेफरेंस मिला था पुणे के भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, BORI, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूना बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें महाभारत के जो जिसके ऊपर लेखन हुआ था, ग्रंथ थे, उसके जो खंड थे,
तो उन खंड के ऊपर से जो स्टोरीज का जो रेफरेंस था वो उन्हें भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिला। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस सीरियल के पीछे। आगे बढ़ते हैं। राइटर थे इस सीरियल के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा और डॉक्टर राही मासूम रजा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लेखन था, इसके जो प्रसंगों का वर्णन था थ्रू डायलॉग्स और ओवरऑल जो प्रसंग क्रिएट किए गए थे, इसमें हर एक चीज़ का जो ख्याल रखा गया था, शुद्ध हिंदी भाषा, प्रसंगों का एक तरीके से खुलापन जो था, जिस हिसाब से आदर भावना की भाषा उसमें थी, एक संस्कार उसमें दिखे थे उसमें, तो वो सब राइटर की किमया होती है। जब भी कोई महाकाव्य रिलेटेड जो टीवी सीरियल या फिर सिनेमा बनता है तो उसके पीछे राइटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसमें भी राइटर का जिम्मा बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया था। डायरेक्टर ऑब्वियसली थे B.R. चोपड़ा जी और उनके बेटे रवि चोपड़ा जी। कास्टिंग डायरेक्टर थे गुफी पेंटल जी। जी हाँ दोस्तों, ये वही थे जिन्होंने मामा शकुनी जी का रोल निभाया था, तो गुफी पेंटल जी का भी इसमें ढेर सारा योगदान है। प्रोड्यूसर थे B.R. चोपड़ा और उनकी कंपनी। इसमें अगर रोल्स के बारे में कहा जाए तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उन रोल्स के बारे में तो आप जानते ही हो। दुर्योधन हो, भीम हो, अर्जुन हो, भीष्म पितामह हो, मामा शकुनी जी हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हो, तो इनके रोल्स जैसे जैसे किए, जिन एक्टरों ने किए, उनके बारे में एक डिटेल विवरण, डिटेल एनालिसिस हमने उन 5 एपिसोड्स में किए जो आप देख सकते हो। तो उनके बारे में तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नरेशन इसका किया है हरीश भीमानी जी ने, जिन्होंने समय के लिए अपनी आवाज़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, समय का भी हमने जिक्र उन एपिसोड्स में किया है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो कंपोजर थे इसके राजकमल, जो पूरा संगीत है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसके जो दोहे हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, वो सब उसका जो निर्माण किया था वो कंपोज किया था राजकमल जी ने। एडिटिंग इसका संभाला था शैलेंद्र डोके और बीरपाल सिंह जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसकी एडिटिंग बहुत ही लाजवाब थी। प्रसंगों का जो वर्णन था, उसका जो सीक्वेंस था, हर एक जो ट्रैक है उसको जोड़ कर जो सीरियल का एक एपिसोड बना करता था, उसकी एडिटिंग इन दोनों ने संभाली थी। बहुत ही सुंदर काम किया था इन्होंने। इसके जो नंबर ऑफ एपिसोड्स थे वो 94 थे। जी हाँ दोस्तों, 94 एपिसोड्स की ये सीरियल थी। और टीवी रिलीज के हिसाब से ये अक्टूबर 1988 में इसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, और जो लास्ट एपिसोड था 94th एपिसोड वो जून 1990 को टेलीकास्ट हुआ था। मतलब लगभग 2 सालों तक ये सीरियल चली थी। रविवार को सुबह 9 बजे इसके एपिसोड्स लगा करते थे, और उस समय कोई भी मीटिंग नहीं हुआ करती थी, रास्ते सुनसान गिर जाते थे। लोग अपना सुबह का जो स्नान है, जो सुबह के काम है, स्त्रियां जो उस समय रसोई का सारा काम संभाल कर 9 से 9:15 बजे सब टीवी के सामने आकर बैठते थे और इस मालिका का लुफ्त लिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पैक्ट हुआ करता था महाभारत रामायण जैसे सीरियल्स का। तो इसके बारे में जो बहुत सारे रोचक तथ्य हैं वो तो आप महाभारत सीरियल के बारे में हमने 5 एपिसोड्स के विशेष भाग बनाए थे, तो उनमें आप कास्टिंग के हिसाब से क्या क्या इसमें रोचक ट्रिवियाज है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वो आप जान सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा विंटेज टीवी सीरियल ऑफ 80s एंड 90s, जिसमें हमने पहले बात की थी रामायण के बारे में, और अब हमने आपको बताया महाभारत के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो टीवी सीरियल है जो विंटेज कैटेगरी का है वो है सुरभि। जी हाँ दोस्तों, सुरभि सीरियल जो इंडियन कल्चर के ऊपर बेस्ड एक शो था। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कल्चर क्या होता है, उसके विविध अंग क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो हर एक एपिसोड का उनका एक दायरा हुआ करता था। बहुत ही क्रिएटिव एपिसोड्स हुआ करते थे और बहुत ही प्यार से, लगाव से बनाया गई ये सीरियल थी सुरभि, जो थी 1990 से लेकर 2001 तक। जी हाँ दोस्तों, इसके बेसिक डिटेल्स अगर हम जानें तो ये प्रेजेंट किया था, मतलब इसके जो होस्ट थे वो थे सिद्धार्थ काक और रेणुका शहाणे जी। जी हाँ दोस्तों, 1990 से ये सीरियल शुरू हुई थी और उसके प्रेजेंटर थे सिद्धार्थ काक और रेणुका शहाणे जी। इसके डायरेक्टर थे अभिलाष भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, अभिलाष भट्टाचार्य। प्रोड्यूसर तो स्वयं सिद्धार्थ काक जी थे, जो इस सीरियल के प्रेजेंटर भी थे, होस्ट भी थे, जिन्होंने रेणुका शहाणे जी के साथ बहुत सारे एपिसोड्स इसमें किए थे। बहुत ही लाजवाब उनकी वाणी थी। जी हाँ दोस्तों, उनको प्रसंगों का जो वर्णन किया करते थे, जिस हिसाब से पूरा जो विश्लेषण वो बताते थे, और जो उनकी बोलने की एक शैली थी वो बहुत ही लाजवाब थी सिद्धार्थ काक जी की। और रेणुका शहाणे के बारे में क्या बताएं, उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी, जो मुखमंडल था, जो बात करने का तरीका था, वक्तृत्व शैली थी, वो लाजवाब ही थी।
हमने उनका जो अभिनय की जो ताकत थी, वो 1994 की जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन, उसमें भी हमने जाना था रेणुका शाहनी जी की अभिनय की ताकत। तो ये सारा पूरा एक जादुई मामला हम कह सकते हैं। कैसे ये जो अभिनेता हैं, जो एक्टर्स हैं, जो प्रेजेंटर्स हैं, होस्ट है, वो कैसे अपने अपने इंडस्ट्री में अपने काम के हिसाब से अपने अपडेटिंग करते हैं, कैसे उसे क्रिएटिव बनाते हैं। तो ये उसी तरीके का एक उदाहरण है। इसका जो थीम म्यूजिक था वो एल सुब्रमण्यम जी ने कंपोज किया था। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स थे 415। जी हाँ दोस्तों, 415 एपिसोड्स की ये मालिका थी, टीवी मालिका थी। उसका जो टीवी रिलीज है, टीवी पर जो रिलीज हुआ करता था, वो 1990 से लेकर 2001 तक सुरभि सीरियल टीवी में प्रसारित हुआ करती थी। इसके बारे में अभी रोचक तथ्य भी जानते हैं कि इस सीरियल के रोचक तथ्य क्या है। तो सुरभि जो थी वो इंडियन कल्चर शो के ऊपर बेस्ड थी। इंडियन कल्चर का इसमें ढेर सारा इसमें समावेश किया गया था। जो भी कंटेंट था, जो भी क्रिएटिव कंटेंट था, वो इंडियन कल्चर के हिसाब से बेस्ड था। ये सीरियल 1990 से लेकर 2001 तक चली, लेकिन 1991 में इसको एक साल के लिए इन्होंने ब्रेक लिया था। लेकिन 92 से लेकर 2001 तक ये सीरियल कंटिन्यूस चली। ये पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ करती थी, लेकिन आगे जाकर ये स्टार प्लस पर मॉर्निंग स्लॉट पे ये प्रसारित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों के दिनों में, संडेज में मॉर्निंग के स्लॉट में ये सीरियल हम देख सकते थे। पहले दूरदर्शन पे और बाद में ये चैनल के मार्फत स्टार प्लस पर प्रसारित हुई थी। एक समय ऐसा आया था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सीरियल को नवाजा था। किस कैटेगरी में? लार्जेस्ट मेजर्ड ऑडियंस रिस्पॉन्स एवर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरियल थी वो इतनी क्रिएटिव थी, जिसमें जो व्यूअर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो उन्होंने शुरू किया था। वो एक नया कॉन्सेप्ट था इस दौरान, कि जो सिर्फ एक प्रोग्राम का प्रसारण ही नहीं करना, उसमें जो दर्शक है उनका भी पार्टिसिपेशन चाहिए। उस हिसाब से क्रिएटिव आइडिया उस समय शुरू की गई थी। तो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, जो लार्जेस्ट मेजर का ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, उसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन्हें नवाजा गया था। वो कैसा था कि इसका जो ओवर 1.4 मिलियन लेटर्स इन सिंगल वीक इन्हें आए थे। जो व्यूअर्स का जो रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से एक सिंगल हफ्ते में 1.4 मिलियन लेटर्स का रिस्पॉन्स इन्हें दर्शकों की तरफ से मिला था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ये सुरभि की सीरियल थी। इसको जो स्पॉन्सर थे वो अमूल थे। जी हाँ दोस्तों, जो मिल्क प्रोडक्ट है, उनका जो देश का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट था वो अमूल, वो इनके स्पॉन्सर्स हुआ करते। इसके लिए एक लंबे समय तक इसे अमूल सुरभि भी कहा गया था। इसका जो टाइटल था वो अमूल सुरभि भी हम कह सकते थे उन दिनों। इसके जो वीकली क्विज भी इसमें इंक्लूड किए थे फॉर व्यूअर्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से। वीकली क्विज जो सवाल जवाब रहते हैं, उस हिसाब से जो विनर्स डिक्लेयर करते थे, तो वो भी एक क्रिएटिव एडिशन इन्होंने सुरभि के प्रोग्राम में ऐड किया था। इसमें ऑब्वियसली जो लेटर्स आते थे वो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से ही आते थे। तो एक बार लोड इतना बढ़ा कि जैसे जैसे क्विज आते गए, जैसे जैसे व्यूअर्स का रिस्पांस आने लगा पत्रों के हिसाब से, पोस्ट कार्ड के हिसाब से, तो फिर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को एक अलग से कैटेगरी रखनी पड़ी, कंपटीशन पोस्ट कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये अलग से कैटेगरी उन्हें बनानी पड़ी थी, कंपटीशन पोस्ट कार्ड्स। जो सामान्य पोस्ट कार्ड उन दिनों आया करता था वो 15 पैसों में आया करता था, लेकिन ये जो कंपटीशन पोस्ट कार्ड आया करता था वो 2 रुपये में आया करता था। फिर भी पब्लिक का रिस्पॉन्स कम नहीं हुआ, उन्होंने भरघोस प्रतिसाद इस सीरियल को दिया। इतना इस सीरियल का एक क्रेज था, एक अलगपन था, और इंडियन कल्चर के लिए जो लगाव था, अपनी संस्कृति के लिए, वो इसमें झलक रहा था। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य सुरभि सीरियल के बारे में, जिसका होस्टिंग सिद्धार्थ काक और रेणुका शाहनी जी किया करते थे। बहुत ही प्यारी सीरियल थी, बहुत ही लगाव भरी, और इंडियन संस्कृति के हिसाब से जो हमें चीज़ें जाननी चाहिए थी, जो प्रसारण हमें देखना चाहिए था, वो सारी चीज़ें, वो सारा कंटेंट इस सीरियल में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी तीसरी सीरियल सुरभि। अब हमारी चौथी सीरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है नुक्कड़। जी हाँ दोस्तों, नुक्कड़ 1986 के सीरियल। जी हाँ दोस्तों, जो आज से 30-40 साल पहले जिनका जन्म हुआ है, उन्हें इस सीरियल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। नुक्कड़ वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स। उसके जो कैरेक्टर्स थे, गुरु भाई थे, हरी था,
फिर खोपड़ी था, वन ऑफ द ड्रंकन कैरेक्टर्स। तो वो सारे जो कैरेक्टर्स थे, मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे, प्यारे कैरेक्टर्स थे, वो सारे कैरेक्टर्स हम नुक्कड़ सीरियल में देखा कर सकते थे। उसकी जो डिटेल्स अभी मैं पढ़ रहा हूँ, नुक्कड़ जो थी वो 1986 की सीरियल थी। उसके राइटर जो थे वो थे प्रबोध जोशी और अनिल चौधरी। इसके डायरेक्टर जो थे वो सईद अख्तर मिर्ज़ा और कुंदन शाह थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों नोटेबल फिल्म मेकर्स भी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। सईद अख्तर मिर्ज़ा के बहुत सारे पैरेलल सिनेमाज आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट हुआ करता था। इसमें नुक्कड़ जो सीरियल थी उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। नंबर ऑफ एपिसोड्स थे वो 40 थे और इसका जो टीवी पर प्रसारण हुआ था वो 1986 से लेकर 1987, इन 2 सालों में 40 एपिसोड्स इस नुक्कड़ सीरियल के आए थे, टीवी पर प्रसारित हुए थे। अगर इसके एक्टर्स के बारे में अगर जाना जाए तो दिलीप धवन इसमें थे, जिन्होंने गुरु का रोल इसमें निभाया था। रमा वीज जी थी, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने टीचर जी का रोल इसमें निभाया था। अवतार गिल जी थे, जिन्होंने कादर भाई का रोल निभाया था। बहुत ही फेमस रोल था कादर भाई का। पवन मल्होत्रा थे, वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर, जिन्होंने हरि का रोल निभाया था। संगीता नाइक थी, जिन्होंने राधा का रोल निभाया था। समीर खक्कर, कौन नहीं इन्हें जानता, खोपड़ी का जो ड्रंकन आदमी का जो रोल था, जो नशे में हुआ करता था, उसका एक बहुत ही प्यारा रोल समीर खक्कर निभाया करते थे। अजय वाधवकर, जो गणपत हवलदार, जो स्पेशली हवलदार के रोल के लिए फेमस हुआ करते थे उन दिनों, उन्होंने वो रोल किया था। हैदर अली, जो जनरली आमिर खान के फिल्म्स में या फिर आशुतोष गोवारिकर के फिल्म्स में देखा करते हैं, हैदर अली, उन्होंने राजा का रोल किया था। श्रीचंद मखीजा, ये भी टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, उन्होंने चौरसिया पानवाला का रोल किया था। और जो सुरेश भागवत थे, उन्होंने घनशू भिखारी का रोल किया था। जी हाँ दोस्तों, घनशू भिखारी ये भी एक फेमस रोल था। ये जो सीरियल था वो बेसिकली इट डील्ट विद स्ट्रगल्स ऑफ लोअर इनकम, जो क्लास है, लोअर इनकम क्लास इन सिटीज, जो बड़े बड़े शहरों में जो लोअर इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहनीमान है बड़े बड़े शहरों में, उनका जो दिनचर्या है, वो कैसे पैसे कमाते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, नौकरी धंधा क्या है, तो उस हिसाब से ये सीरियल उस पर बेस्ड थी। उसमें जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज हुआ करते थे कॉमन आदमी के हिसाब से, जो लोअर मिडिल क्लास हुआ करता था, जो मेहनत करके लिमिटेड रिसोर्सेस से झगड़ कर अपनी जो दिनचर्या चलाते थे, अपनी जो कमाई करते थे, उनके ऊपर बेस्ड ये सीरियल थी। नुक्कड़ आप कहीं पर भी जाओ, किसी बुज़ुर्ग आदमी से, बुज़ुर्ग लोगों से अगर इसके बारे में अगर आप जानोगे तो इसके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता सकते हैं। तो ऐसी थी ये नुक्कड़ सीरियल, जो रोज़मर्रा की जो लोगों की जो कहानियाँ हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनके जीवन शैली की, जीवन मान की, वो सारी इस नुक्कड़ सीरियल में दर्शाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही एक प्यारी सीरियल थी, जो कुंदन शाह जी ने और सईद अख्तर मिर्ज़ा जी ने जिसका निर्माण किया था। तो ये थी हमारी चौथी सीरियल। हमारी 5वीं सीरियल है हम 5। जी हाँ दोस्तों, हम 5 का अगर जिक्र किया जाए तो मन में आते हैं प्रिया तेंदुलकर, अशोक सराफ, और जो स्वीटी है, स्वीटी का जो कैरेक्टर जो राखी टंडन जी ने निभाया था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर। तो ये जो सीरियल थी, जो 1995 से लेकर 2006 तक चली थी, इसके शायद 2 सीज़न आए थे, लेकिन जो पहला सीज़न था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसके जो राइटर थे वो थे इम्तियाज़ पटेल, जिन्हें इम्प्रोवाइजेशन पटेल भी कहा करते थे, क्योंकि उनकी जो राइटिंग की जो स्किल थी, वो एक लाइन में एपिसोड लिखा करते थे। तो ऐसी उनकी एक राइटिंग की एक स्किल हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक्टर्स को भी इम्प्रोवाइज़ करने में मज़ा आता था। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे कपिल कपूर और रजत रवेल, और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे एकता कपूर और शोभा कपूर। एकता कपूर की बतौर डायरेक्टर ये डेब्यू सीरीज़ थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय उनकी उम्र थी 16 साल, और बालाजी प्रोडक्शन के हिसाब से बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर ये सीरियल इसका प्रोडक्शन किया गया था। तो एकता कपूर की भी कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी टीवी इंडस्ट्री में। इसके जो अभिनेता हैं वो थे अशोक सराफ, जिन्होंने आनंद माथुर का रोल निभाया था। प्रिया तेंदुलकर, जो फोटो में जो आनंद माथुर की जो पहली बीवी थी, उनका रोल उन्होंने किया था, टीसिस्ट वाइफ। शोभा आनंद, ये आनंद माथुर जी की, मतलब अशोक सराफ जी की दूसरी पत्नी दिखाई गई थी। फिर उनके जो बेटियां हैं, 5 बेटियां, राखी टंडन, वंदना पाठक, अमिता नांगिया, भैरवी रायचुरा, इन्होंने उन बेटियों का रोल निभाया था। तो ये बेसिकली ये जो सीरियल थी वो एक ऐसे आदमी की थी
जिनकी 5 बेटियां हमेशा कुछ ना कुछ त्रासदी या फिर ट्रबल्स क्रिएट करते थे, और उस हिसाब से उसमें ह्यूमर कंटेंट आके वो सीरियल के एपिसोड्स आगे बढ़ते रहते थे। इसके जो कंपोजर थे वो थे श्रीरंग अरस और ललित सेन। एडिटिंग की अगर बात की जाए तो वो थे अजय भावे और विकास शर्मा जी ने एडिटिंग का जिम्मा संभाला था। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स थे 345 और इसका टीवी रिलीज हुआ था 1995 से लेकर 2006 तक। इसके 2 सीजन आए थे, लेकिन जो पहला सीजन था वो बहुत ही लाजवाब हिट, सुपर हिट, पॉपुलर हिट हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारे 5 सीरियल्स के बारे में। तो ये जो हम 5 की जो सीरियल है, इसमें विद्या बालन जी का भी एक कैमियो रोल हुआ करता था। बाद में वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने पैर रखा और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये था हम 5 सीरियल के बारे में। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने जाना विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s के अंडर जो 5 जो बहुत ही अलग अलग जो सीरियल्स थी उसके बारे में हमने जाना। इस विषय पर हमारे 5 और एपिसोड्स आने वाले हैं, जिन हर एक एपिसोड में 5 ऐसे सीरियल्स के बारे में हम आपको बताया करेंगे, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ट्रिवियाज, उनके कुछ डिटेल्स, उनके कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य हम आपको बताया करेंगे। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिए। हमारे वीडियो जो है फैमिली ऑडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, तो फैमिली मेम्बर्स में और अपने परिजनों में हमारे वीडियोस शेयर किया कीजिए। अब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारा धन्यवाद।